गुड मॉर्निंग दोस्तों। डेली की तरह आपके लिए स्पेशल क्लास आ चुकी है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, या फिर जो है बिहार स्टेट की बात हो। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं द एज ऑफ रोमांटिसिज्म। द एज ऑफ रोमांटिसिज्म। तो यहाँ पर जो इसका पीरियड था यानी कि समय था वह क्या था, 1798 से यानी 1798 टू 1837। यह डेट जो है या पीरियड जो है आपको ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है। 1800 टू जो है 1850, ठीक है, यानी कि 1800 से 1850 तक भी देखने को मिल सकता है आपको द एज ऑफ रोमांटिसिज्म। या फिर जो है आपको 1789, ठीक है, 1789 टू जो है आपको 1832, ठीक है, यानी कि 1789 से 1832 तक भी आपको यह एज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे अगर हम एक्यूरेट की बात करें तो 1798 से 1837 तक जो है द एज ऑफ रोमांटिसिज्म था, ठीक है। चलिए, तो इस एज पर हम बात करेंगे तो इसमें जो है बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा चुके हैं अभी तक। तो चलिए देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज। तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, फ्रेजल वर्ड है फियरफुल सिमेट्री। इसका मतलब होता है भयंकर समानता या भयंकर समरूपता, ऐसा भी हम कह सकते हैं। फियरफुल का मतलब जानते हैं आप, भयानक या भयभीत या भयंकर होता है। सिमेट्री का मतलब होता है समरूपता या समान, ठीक है। अपीयर्स इन दिखाई देता है। तो इनमें से कौन सी रचना में? तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन डी देख रहे हैं द टाइगर, द टाइगर, ठीक है। तो जो द टाइगर है किसका है? तो जो है विलियम ब्लैक की रचना है। किसकी है? तो विलियम ब्लैक की रचना है। तो ये जो विलियम ब्लैक की रचना है द टाइगर, इसमें आपको फियरफुल सिमेट्री देखने को मिलती है। और विलियम ब्लैक की एक रचना जो है द लैम्ब, क्या है? तो द लैम्ब है। ये जो द लैम्ब है एंड द टाइगर है, ये दोनों जो हैं बिहार स्टेट पेपर 2 में जो है सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो लैम्ब यानी कि बहुत ही जो है क्या है, शांत स्वभाव का, ठीक है। लेकिन जो टाइगर है वह क्या है, बड़ा ही क्रूर स्वभाव का। तो इन दोनों में देखा जाए तो क्या है, अपोजिशन है, ठीक। तो ये दोनों रचनाएं जो हैं स्टेट पेपर 2 के लिए सिलेबस में दी गई हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन डी था आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। और यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो पंक्ति है, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्लेम थाई फियरफुल सिमेट्री, ऐसा जो है पोयम में कहा गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ, ठीक है, यानी कि आलोचक जो है ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के इन द 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी में जो है शेक्सपियर, ठीक है, के लिए आलोचक के रूप में यहाँ पर कौन दिखाई देते थे या कौन दिखाई दिए थे, ठीक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है एसी ब्रैडली, एसी ब्रैडली जो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर है। तो अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें तो एंड्रयू सेसिल ब्रैडली, क्या? एंड्रयू, ठीक है, एंड्रयू सेसिल ब्रैडली, ठीक है, जो कि 1851 से लेकर 1935 तक थे। वाज एन इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क ऑन शेक्सपियर, हिज शेक्सपियर ट्रेजेडी, ठीक है। तो हिज शेक्सपियर ट्रेजेडी इनकी एक रचना है जो कि 1904 में, ठीक है, 1904 में इन्होंने लिखा था। प्रेज नॉट ओनली फॉर पेंटिरेटिंग एनालिसिस बट आल्सो फॉर इट्स लूसिड प्रोज स्टाइल। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं थर्ड की, द 2 अप्रैल मॉर्निंग इज अ पोयम बाय। तो ये जो द 2 अप्रैल मॉर्निंग है कविता है, किसकी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ आपको पता ही है, ये नेचर से लव करते थे, यानी कि प्रकृति प्रेमी थे। ये प्रकृति पर जो है बहुत अधिक रचनाएं किए हैं, ठीक। तो यहाँ पर द 2 अप्रैल मॉर्निंग, तो ये भी प्रकृति से ही संबंधित दिखाई दे रहा है, मॉर्निंग है, ठीक। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। द पोएम द 2 अप्रैल मॉर्निंग बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज अ सिंपल बट ब्यूटीफुल पोएम। In this poem, the loss of a dear child, ठीक है, the loss of a dear child has been expressed with pain and sorrow. क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देखिए, a thing of beauty इज अ जॉय फॉर ईवर इज अ लाइन फ्रॉम। तो यह जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, इज अ जॉय फॉर ईवर है, यह पंक्ति जो है कहाँ से ली गई है या फिर जो है किस कविता से ली गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं इंडीमियन, ठीक है, इंडीमियन
ऑप्शन जो सी है एकदम करेक्ट आंसर है। इंडिमियन इज़ अ पोयम बाय जॉन कीट्स। तो ये जो इंडिमियन पोयम है इसको जो है जॉन कीट्स ने लिखा। इसका जो फर्स्ट पब्लिशन है वह 1818 में हुआ था, 1818 में हुआ था। इट बिगिंस विद द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ईवर। ठीक है, तो यह जो है इट इज रिटन इन राइमिंग कपलेट्स इन आयाम्बिक पेंटामीटर आल्सो नोन एज हीरोइक कपलेट। तो आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया जिसको हीरोइक कपलेट के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 5 है। द लाइन पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड इज बाय। तो यहाँ पर जो लाइन है पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, यह जो है लाइन बेबी सेली के द्वारा, पर्सी बर्सी सेली के द्वारा जो है कही गई है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये किस रचना में देखने को मिलता है? तो इनकी एक रचना है, ठीक है, इनका एक एस्से है जिसका नाम है अ डिफेंस। ठीक है, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। अ डिफेंस ऑफ पोएट्री जो है इनकी क्या है, एक एस्से है। इसमें जो है ये लाइन आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दीज वर्क्स इज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर में आपको रखना है जो पब्लिकेशन ऑफ दीज वर्क्स है, ये काम जो है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर बनता है, यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कोई भी ऑप्शंस इसमें करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, तो जो एन इवनिंग वॉक है, एन इवनिंग वॉक है, इसका जो पब्लिशन डेट है, ठीक है, वह 1793 है। क्या 1793 है एन इवनिंग वॉक की। ठीक है, और बात करें और यह जो है किसकी है, तो आप कहेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की। एन इवनिंग वॉक जो है 1793 में पब्लिश होती है और यह जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की है। ठीक है, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, तो द एक्सकर्जन की। द एक्सकर्जन, तो जो द एक्सकर्जन है यह जो है 1798 में, ठीक है, सॉरी 1814 में, 1800 यानी 1814 में पब्लिश होता है द एक्सकर्जन। ठीक है, तो द एक्सकर्जन भी जो है किसका है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का ही है। ठीक, और यहाँ पर बात करते हैं किसकी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है द प्रील्यूड। ठीक है, द प्रील्यूड जो है यह 1850 में हम कह सकते हैं। ठीक है, 1850 में, 1850 में। ठीक है, और यहाँ पर बात करें किसकी, तो यहाँ पर लिरिकल बैलेट्स आपको पता ही है क्या, 1798 में, 1798 में। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर कह रहा है। तो करेक्ट ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, एन इवनिंग वॉक आना चाहिए, फिर जो है लिरिकल बैलेट्स आना चाहिए, फिर आपका जो है आना चाहिए द एक्सकर्जन, जबकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो चलिए ठीक है एन इवनिंग वॉक हो गया और लिरिकल बैलेट्स हो गया, उसके बाद जो है होना चाहिए था द एक्सकर्जन, फिर होना चाहिए था द प्रील्यूड। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय विलियम ब्लैक। इसमें से जो है विलियम ब्लैक का काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं कैस्टल ऑफ इंडोलेंस, कैस्टल ऑफ इंडोलेंस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह विलियम ब्लैक द्वारा लिखी गई रचना नहीं है, जबकि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, विजन्स ऑफ द डॉटर्स ऑफ अल्बियन, ये तीनों रचनाएं जो हैं किनकी हैं, तो विलियम ब्लैक की हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये जो द कैस्टल ऑफ इंडोलेंस है, द कैस्टल ऑफ इंडोलेंस है, यह कविता जो है जेम्स, ठीक है, जेम्स थॉमसन के द्वारा, किसके द्वारा, तो जेम्स थॉमसन के द्वारा जो है लिखी गई है। यह एक स्कॉटिश पोएट है, स्कॉटिश पोएट हैं 18th सेंचुरी के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 8th नंबर है डिजेक्शन एंड ओड इज रिटन बाय, डिजेक्शन एंड ओड रिटन बाय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है एस टी कॉलरिज। ठीक है, एस टी कॉलरिज एकदम करेक्ट आंसर है, सैमुअल टेलर कॉलरिज। यह जो है डिजेक्शन एंड ओड जो है इनकी एक रचना है। ठीक है, तो एक पोयम है कंपोज्ड बाय
सैमुअल टेलर कॉलेरिज, और यह जो रचना है कब लिखी जाती है, तो 1802 में, यानी कि 1802 में लिखी जाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, टेबल टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय। तो जो टेबल टॉक है यह एक कलेक्शन है किसका, तो एसे का है, और यह जो है किसकी है, टेबल टॉक। तो जो टेबल टॉक है यहाँ पर देखिए विलियम हैजलिट दिख रहे हैं, WH दिख रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर है। तो टेबल टॉक जो है एसेज का, निबंध का कलेक्शन है टेबल टॉक यह, और यह विलियम हैजलिट का है। तो यहाँ जो ऑप्शन आप डी देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। और यह जो है देखने को कब मिलता है, तो 1821 में, 1821 में देखने को मिलता है। द एसेज डील विथ टॉपिक्स सच एज आर्ट, लिटरेचर एंड फिलॉसफी। तो यहाँ पर इस एसे में जो है आर्ट, ठीक है, कला से संबंधित, साहित्य से संबंधित और जो है दर्शन शास्त्र से संबंधित चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यह जो है 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम था वह 1821 में आया था। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वाल्टर स्कॉट इज अ नोवेलिस्ट। तो वाल्टर स्कॉट जो है कैसे नोवेलिस्ट थे, ठीक है, कैसे नोवेलिस्ट थे, तो यहाँ पर देखिए वाल्टर स्कॉट इज अ हिस्टोरिकल नोवेलिस्ट, ठीक है, कैसे नोवेलिस्ट थे, तो हिस्टोरिकल नोवेलिस्ट थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप भी देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। तो वाल्टर स्कॉट की बात करें तो यहाँ पर 1771 में इनका जन्म हुआ था और 1832 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, किनकी, तो वाल्टर स्कॉट की। और यह जो है स्कॉटिश पोएट हैं या स्कॉटिश नोवेलिस्ट हैं, ठीक है, पोएट भी हैं, प्ले राइट भी हैं, और जो है हिस्टोरियन भी हैं। हिज मोस्ट फेमस पोएम्स इंक्लूड द लेडी ऑफ द लेक। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध जो है क्या है, पोयम है, उसका नाम है द लेडी ऑफ द लेक, द लेडी ऑफ द लेक, ठीक है, ऑफ द लेक। इनकी जो है सबसे प्रसिद्ध जो है क्या है, पोयम है, किनकी, तो सर वाल्टर स्कॉट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर द फ्रेज निगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ। तो ये जो निगेटिव कैपेबिलिटी है यह जो है आपको किसकी है या किसके द्वारा जो है इसको अपनाया गया या किसके द्वारा इसको यूज किया गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जॉन कीट्स, ऑप्शन जो बी है एकदम करेक्ट आंसर है। तो निगेटिव कैपेबिलिटी का प्रयोग जो है जॉन कीट्स ने किया, ये एस्टेट में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, एस्टेट में पूछा गया प्रश्न है। एस्टेट जो पेपर 2 था, ठीक है, 11-12 के लिए होता है, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है कि निगेटिव कैपेबिलिटी, यही क्वेश्चन से मैच था। तो जॉन कीट्स आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो निगेटिव कैपेबिलिटी इज अ एटम दैट वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय जॉन कीट्स एंड इट इज यूज्ड टू रिफर टू द एबिलिटी दैट ह्यूमंस हैव टू ट्रांसजेंड एंड थिंक बियॉन्ड द वे दैट ह्यूमंस आर कंडीशनड टू थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निगेटिव कैपेबिलिटी जॉन कीट्स करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, निगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ। तो अभी हम लोगों ने जाना, क्या जाना, तो जॉन कीट्स, तो यहाँ ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, चार्ल्स डार्विन्स ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो जो चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज है, यह कब पब्लिश हुई थी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप भी देख रहे हैं 1859, ठीक है, 1859 में जो है चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है वह पब्लिश होती है। तो यह जो है Origin of Species by Charles Darwin was published on 1859. It is a work of scientific literature. कैसा वर्क है, तो साइंटिफिक लिटरेचर है, ठीक है, वैज्ञानिक साहित्य है, बाय चार्ल्स डार्विन, विच इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 13 है, What according to P.B. Shelley, पर्सी शैली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो ए है, द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग, द ह्यूमन जो मानव का दिमाग है वह स्वप्न जैसा है, ठीक है, यानी कि स्वप्नशील है, स्वप्न देखता है। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू पी बी शेली इंटेलेक्चुअल बॉडी, तो यहाँ पर जो मानव सोचेगा, जो समझेगा, वह क्या है, उसकी एक जो है
ब्यूटी है यानी कि सुंदरता है। अच्छा सोचेगा तो अच्छा है, अच्छी ब्यूटी है, बुरा सोचेगा तो बुरा ब्यूटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं करेक्ट आंसर हो जाता है। पीबी शेली वाज stimulated to write two of his finest poems, Hymen to Intellectual Beauty, Hymen to Intellectual Beauty and Mont Blanc. The Hymen to Intellectual Beauty reveals the influence of Wordsworth. ठीक है, टिंटर्न अभे, जो टिंटर्न अभे है इनकी जो है आखिरी रचना है किनकी, विलियम वर्ड्सवर्थ की। ठीक, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल इपिक। तो यहाँ पर जो है ऑटोबायोग्राफिकल इपिक जो है इनमें से कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं द प्रील्यूड एकदम करेक्ट आंसर है, द प्रील्यूड। ठीक है, तो यह जो द प्रील्यूड है यह विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है ऑटोबायोग्राफिकल इपिक है। ठीक है, तो हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो विलियम वर्ड्सवर्थ को जो है पोएट ऑफ नेचर कहते हैं। क्या, द पोएट ऑफ नेचर कहते हैं। ही वाज बोर्न इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, द प्रील्यूड कैन बी कंसीडर्ड एज हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल इपिक। इन रीडिंग पोएम्स आई फाउंड माई सेल्फ falling through a little hole into something more extensive than the words around it। ठीक है, तो यहाँ पर जो द प्रील्यूड है विलियम वर्ड्सवर्थ का ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल इपिक है, तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आता है, तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, लिरिकल बैलेट्स कंप्राइजेज पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड। तो जो लिरिकल बैलेट्स है यह जो है संयुक्त रूप से लिखी गई कविता है। तो इनमें जो है एक विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, दूसरे कौन थे, तो सैमुअल टेलर कॉलेरिज यानी कि एसटी कॉलेरिज थे। तो यहाँ जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है। और यह जो लिरिकल बैलेट्स है 1798 में जो है लिखा गया था दोनों के द्वारा, लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अ सेकेंड एडिशन वाज पब्लिश्ड इन। इसका जो सेकेंड एडिशन था वह जो है कब पब्लिश होता है, तो 1800 में पब्लिश होता है, 2 वॉल्यूम में पब्लिश होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। ठीक है, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर यह जो है किसकी है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। और इसमें जो है कुल 7 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, तो द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर में जो है कुल 7 पार्ट हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 17 है, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो देख रहे हैं एन एसे बाय चार्ल्स लैम्ब। यह जो एसे है किसका है, तो कहेंगे आप चार्ल्स लैम्ब का एसे है, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स इज एन एसे बाय चार्ल्स लैम्ब। इन दिस एसे ही आस्क जेंटलमैन टू गिव अ पेनी टू द पुअर चिमनी स्वीपर्स यंग बॉय हु आर आउट ऑन कोल्ड मॉर्निंग्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टराइस्टिक्स ऑफ कीट्स पोएट्री इज। तो यहाँ पर जो है मोस्ट नोटेबल कैरेक्टराइस्टिक्स ऑफ कीट्स, तो यहाँ पर पोएट्री इज, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सी। ठीक है, सेंसुअसनेस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेंसुअसनेस। द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टराइस्टिक्स ऑफ कीट्स पोएट्री इज सेंसुअसनेस व्हेन कीट्स एसेट्स ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 19 नंबर है, हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक। ठीक है, किसने कहा कीट्स वाज अ ग्रीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी आप देख रहे हैं पीबी शेली, पर्सी बर्सी शेली। ठीक है, इन्होंने कहा कि कीट्स वाज अ ग्रीक, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पर्सी बर्सी शेली एक्सप्रेस्ड द ओपिनियन दैट कीट्स वाज अ ग्रीक। इंडीड कीट्स वाज unmistakably a representative of Greek thought in a sense in which Wordsworth and Coleridge and even Shelley were not। ठीक, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट है 20 नंबर, which stanza form did Shelley use in his
फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। तो यहाँ पर जो है विच स्टैंजा फॉर्म, तो स्टैंजा के किस फॉर्म को जो है शेली ने यूज किया था अपनी प्रसिद्ध कविता ओड टू द वेस्ट विंड। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है आपका टर्जा रिमा, ठीक है, टर्जा रिमा ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। तो पर्सी बर्सी शेली यूज्ड द टर्जा रिमा फॉर्म इन हिज फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। ईच ऑफ द 7 parts of this poem contains 5 stanzas, 4 3-line stanzas and 2-line couplet, ठीक है, all metered in iambic pentameter। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, तो दांते वाज फर्स्ट टू यूज टेर्जा रिमा फॉर अ लॉन्ग पोएम। तो जो दांते थे उन्होंने जो है टेर्जा रिमा, ठीक है, टेर्जा रिमा को जो है अपनी लॉन्ग पोएम में यूज किया था। चलिए दांते, ठीक है, तो दांते जो हैं कब थे, तो 14th सेंचुरी में थे। कब थे, तो 14th सेंचुरी में थे। उस समय जो है इन्होंने टेर्जा रिमा का जो है क्या बहुत शौकीन थे और इन्होंने जो है अपनी पोएम में प्रयोग किया था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस वाट इन द 16th सेंचुरी। और यह जो है आपको 16th सेंचुरी में जो है सर थॉमस याट की पोएम में भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, द ऑथर ऑफ एसे ऑफ एलिया इज, द अथर ऑफ एसेज ऑफ एलिया। तो एसेज ऑफ एलिया के अथर कौन है, ठीक, ऑप्शन यहाँ जो सी है चार्ल्स लैम्ब करेक्ट आंसर है। चार्ल्स लैम्ब ने जो है एसेज ऑफ एलिया को लिखा, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चार्ल्स लैम्ब इज द अथर ऑफ एसेज ऑफ एलिया। तो 1823, ठीक है, 1823 से लेकर 1833 तक में, ठीक है। ही वॉज अ नियर कंटेम्पोरेरी देयर ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड ऑफ ली हंट। लैम्स फर्स्ट अपीयरेंस इन प्रिंट वर एज अ पोएट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स does not belong to the लेक स्कूल। यहाँ जो ऑप्शन ए है जॉन किट्स करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो लेक स्कूल से जो है बिलोंग नहीं करते थे, तो जॉन किट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल। सैमुअल कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट सूदे आर द पोएट्स हु बिलोंग्स टू द लेक स्कूल एंड लिव्ड इन द इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कम्बरलैंड एंड वेस्टमोरलैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पर जो आप जॉन किट्स को देख रहे हैं ये लेक स्कूल से संबंधित नहीं थे, जबकि एस.टी. कॉलरिज हो गए, सूदे हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए और जो है आपके, ठीक है, ये तीनों जो हैं क्या हैं, लेक स्कूल से इनका संबंध था। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका ए है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। मैरी शेलीज फादर वाज विलियम गॉडविन ऑफ फेमस, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैरी शेली के फादर थे वह जो है विलियम गॉडविन थे। वो पर किस लिए प्रसिद्ध थे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है फिलोसोफर, एज अ फिलोसोफर के रूप में प्रसिद्ध थे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट है 24 नंबर है, हु कॉल्ड शेली अ ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है आपका मैथ्यू अर्नोल्ड करेक्ट आंसर है। मैथ्यू अर्नोल्ड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड की कुछ रचना की। तो कल्चर एंड एनार्ची और इम्पीडिकलस ऑन इटना, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, ये सभी जो है मैथ्यू अर्नोल्ड की जो है क्या है रचनाएं हैं। क्वेश्चन 25 नंबर है, व्हाट कॉज्ड जॉन किट्स डेथ, ठीक है, क्या कारण था जॉन किट्स की मृत्यु का। तो यहाँ पर जो है जो ऑप्शन बी है आपका ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस कारण था जॉन किट्स की मृत्यु का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो द रोमांटिक पोएट जॉन किट्स डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑन 23 फरवरी 1821 1821 में इनकी मृत्यु होती है रोम में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, कितने साल के, तो 25 साल के, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड दैट हिज टॉम्ब स्टोन बियर नो नेम बट द एपिटाफ, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। तो यहाँ पर हम कुछ अदर फैक्ट्स की बात करें एज इनके जो
चीफ पोइटिकल वर्क्स हैं किसके, तो जॉन कीट्स के। उनमें ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न मोस्ट जो है फेमस है, ओड टू अ नाइटिंगेल बहुत ही फेमस रचना है, इंडिमियन भी है, लैमिया भी है, इजाबेला भी है, द ईव ऑफ सेंट एंगस भी है। तो यहाँ ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न हो गया, ओड टू अ नाइटिंगेल हो गया, इंडिमियन हो गया, 3 रचनाएं जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं जॉन कीट्स की। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। तो यहाँ पर कौन सी पुस्तक जो है जॉन कीट्स के द्वारा ट्रांसलेट की गई थी, तो ऑप्शन ए जो आप देख रहे हैं आइनीड, ठीक है, आइनीड, तो वर्जिल्स आइनीड, ये जो आइनीड है ये किसकी रचना है, तो आप कहेंगे वर्जिल्स की रचना है। किसकी है, तो वर्जिल्स की है। इसको जो है ट्रांसलेट किया था जॉन कीट्स ने, तो ही वाज द प्राइज फॉर आइनीड्स ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 27 है, फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका फार्मासिस्ट एकदम करेक्ट आंसर है। जॉन कीट्स द इंग्लिश रोमांटिक पोएट वाज ट्रेंड एज एन एपोथिकरी, ठीक है, एपोथिकरी यानी कि फार्मासिस्ट, बट गेव अप दैट कैरियर इन फेवर ऑफ राइटिंग, ठीक है। हिज बेस्ट वर्क वाज रिटन इन 1818 to 1819 Edunculus, द ईव ऑफ सेंट एंग्स एंड इजाबेला, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर है, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स और लेट नेचर बी योर टीचर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका ए है, ठीक है, द टेबल्स टर्न्ड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। द एबव मेंशन्ड पोएटिक लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द टेबल्स टर्न्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ की और रचना की बात करें तो एन इवनिंग टॉक हो जाता है, इवनिंग वॉक हो जाता है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज हो जाता है, लिरिकल बैलेट्स हो जाता है, द एक्सकर्जन हो जाता है, द प्रील्यूड हो जाता है। तो प्रील्यूड जो है कब लिखा गया, तो 1850 में इनका ऑटोबायोग्राफिकल जो है एपिक है, ठीक। इवनिंग वॉक की बात करते हैं तो 1793 में, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज 1793 में, लिरिकल बैलेट्स आपको पता ही है 1798 में, द एक्सकर्जन जो है 1814 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 29 है, किड्स इंडिमियन इज डेडिकेटेड टू। जो किड्स की इंडिमियन रचना है यह डेडिकेटेड है, किससे संबंधित है, तो जो ऑप्शन आपका डी है थॉमस चैटरटन से संबंधित है, जो किड्स की इंडिमियन पोएट है, ठीक है, इंडिमियन रचना है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जॉन किड्स इंडिमियन इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। इंडिमियन इज अ पोएटिक रोमांस, कैसी रचना है, तो पोएटिक रोमांस रचना है इंडिमियन, किसकी, तो जो है जॉन किड्स की। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज़ अ रेफरेंस टू। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है विलियम वर्ड्सवर्थ करेक्ट आंसर है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। द एबव लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लास्ट लीडर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग विच वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1845 इन हिज बुक ड्रामेटिक रोमांस एंड लिरिक्स। क्वेश्चन यहाँ पर 31 देखिए, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस वर्ड्सवर्थ फेल इन लव विथ अ गर्ल नेम्ड। तो जब ये फ्रांस दौरे पर थे या फ्रांस यात्रा पर थे तो वर्ड्सवर्थ जो है लव में हो गए थे, तो उस गर्ल्स का नाम क्या है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है एनिटी वॉलेन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो वर्ड्सवर्थ रिसीव्स हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन नवंबर 1791 में डिग्री लेते हैं, बैचलर डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ही ट्रेवल्स टू फ्रांस, और यात्रा पर जाते हैं फ्रांस में। इज फैक्सिनेटेड बाय द रिपब्लिकन मूवमेंट, ठीक है। ही फॉल्स इन लव विथ अ फ्रेंच वुमेन नेम एनिटी वॉलेन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर। जितने भी जो हैं
कवि हैं, ठीक है, महान कवि हैं, वो क्या हैं, शिक्षक हैं, आर द वर्ड्स ऑफ, ये जो शब्द है किसने कहा था। तो क्वेश्चन आप डी देख रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ एकदम करेक्ट आंसर है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑथर ऑन हुज ग्रेव द वर्ड्स ही चूज हिमसेल्फ आर carved. Here is one whose name is written in water. यहाँ पर जो ऑप्शन ए है जॉन किट्स करेक्ट आंसर है। जॉन किट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, हु हैज सेड इट, किसने इसको कहा था। ये जो पंक्ति है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल इविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सेजेस कैन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है विलियम वर्ड्सवर्थ करेक्ट आंसर हो जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ करेक्ट आंसर हो जाता है। द अबव लाइन्स हैज सेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज पोएम द टेबल्स टर्न्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर 35 है। 35 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टुमुल्ट ऑफ द साउल। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी लवडामिया, ठीक है, लवडामिया ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है, द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टुमुल्ट ऑफ द साउल, लडोमिया, ठीक है, लडोमिया की जो है से लिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर जो है एन इवनिंग वॉक भी जो है किस सन में लिखी गई रचना है, तो 1793 में लिखी गई है, ठीक। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, तो ये सब रचना जो है किसकी है, तो आप कहेंगे जो है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की है। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए, When did the first edition of lyrical ballads appear? तो जो लिरिकल बैलेड्स है उसका फर्स्ट एडिशन कब अपीयर होता है, यानी कब दिखाई देता है। तो इसका जो सेकंड वर्जन था, सेकंड एडिशन था 1800 में था, फर्स्ट वर्जन 1798 में था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सेकंड एडिशन आपको पता हो गया कि 1800 में था, तो इसका फर्स्ट वर्जन कब था, तो 1798 में था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब और एस.टी. कॉलरिज का जो है क्या है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब कलेक्शन है, दोनों ने इसमें लिखा है। और इसमें जो है टोटल 23, ठीक है, 23 पोएम्स है, जिनमें 19 पोएम्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की है और जो 4 पोएम है वो किसकी है, तो आप कहेंगे एस.टी. कॉलरिज की है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 37 नंबर है, व्हेन वाज लैम्स बोर्न। लैम्ब जो है यानी चार्ल्स लैम्ब जो है कब जन्म लिए थे, तो चार्ल्स लैम्ब जो है 1775 में जन्म लिए थे। कब, 1775 में जन्म लिए थे चार्ल्स लैम्ब इन इंग्लैंड, ठीक है। यह क्या थे, तो अथर थे, क्रिटिक थे, माइनर पोएट थे। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज which he wrote under the name of Elia, ठीक है। And as an English poet and essayist, he wrote essays on Elia in the 1823, ठीक है, and the last essays of Elia in 1833. The vision of repentance, anger, blindness, beauty and the beast etc. ये सभी जो वर्क हैं लैम्ब के हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, which pseudonym was adopted by Lambs for his essays। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है एलिया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं 39 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क बाय लैम्ब। इनमें से कौन सा जो है चार्ल्स लैम्ब का वर्क नहीं है, यानी चार्ल्स लैम्ब द्वारा लिखा गया काम नहीं है, तो लल्ला रुख जो है यहाँ पर ऑप्शन डी चार्ल्स लैम्ब का वर्क नहीं है। जबकि जॉन वुडविल, द ओल्ड फैमिलियर फेसेज, हेस्टर, ये सभी जो हैं क्या हैं, तो चार्ल्स लैम्ब की रचनाएं हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, लल्ला रुख, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, तो ये जो लल्ला रुख है किसकी रचना है, तो आप कहेंगे थॉमस मूरे की रचना है। किसकी है, तो थॉमस मूरे की रचना है। पब्लिश्ड इन 1817, 1817 में यह जो है क्या होती है, तो पब्लिश होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन सेलीज लिरिकल ड्रामा
प्रोमीथियस अनबाउंड। तो जो लिरिकल ड्रामा है शेली का प्रोमीथियस अनबाउंड, यह जो है इनमें कितने एक्ट्स हैं, कितने प्ले हैं? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है 4 एक्ट्स, ठीक है। तो 4 एक्ट्स जो है आपको देखने को मिलते हैं शेलीज के लिरिकल ड्रामा प्रोमीथियस अनबाउंड में। तो यहाँ ऑप्शन आप सी देख रहे हैं, यह करेक्ट आंसर है। और यह जो है प्रोमीथियस अनबाउंड कब पब्लिश हुआ था? तो आप कहेंगे 1820 में, 1820 में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से जो है कौन सा पोएम वर्ड्सवर्थ का है? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए डैफोडिल्स करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड also known as daffodils is a lyric poem by Wordsworth, William Wordsworth. It is Wordsworth most famous work, ठीक है। डैफोडिल्स आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड इसकी फर्स्ट लाइन है और इसमें जो है इसको हम डैफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो ए है करेक्ट आंसर है। और यह कंपोज्ड कब किया गया था, यानी लिखा कब गया था? 1804 में। पब्लिश कब हुआ था? तो 1807 में, ठीक है। क्या? द डैफोडिल्स। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 है द ट्रू कमेंसमेंट, ठीक है। द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर वाज फ्रॉम। तो जो, ठीक है, पोएटिक कैरियर रहा है वर्ड्सवर्थ साहब का, वह क्या रहा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप सी देख रहे हैं 1797 से 1798 में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑल्दो विलियम वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड, ठीक है, इनकी फर्स्ट पोएम क्या थी? तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस थी। एंड एन इवनिंग वॉक वर्क केम आउट इन द ईयर 1793। 1793 में यहाँ आती है क्या? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड एन इवनिंग वॉक, ठीक। बट ट्रू कमिटमेंट ऑफ हिज पोएटिक कैरियर टुक प्लेस व्हेन ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विथ सैमुअल एसटी, यानी कि एसटी कॉलरिज के संपर्क में जब आते हैं तब यह वास्तविकता में आते हैं। इन द ईयर ऑफ 1797 एंड देन दे टुगेदर पब्लिश्ड लिरिकल बैलेट्स इन 1798। तो एसटी कॉलरिज से जब मिलते हैं 1797 में, उसके बाद 1798 में लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश करते हैं दोनों लोग साथ में मिलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years among द कम्बरलैंड डेल्समैन। ऑप्शन जो ए है आपका करेक्ट आंसर है। द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1770 इन कोबरलैंड, ठीक है, कोकर माउथ कोबरलैंड इंग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 44 की। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई जो है वर्ड्सवर्थ। इनमें से जो है कौन सा विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क नहीं है? तो ऑप्शन डी द मे क्वीन, ऑप्शन डी इज द राइट है। जबकि मिचेल हो गया, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस हो गया, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग हो गया, ये सभी जो हैं किनके वर्क हैं? तो आप कहेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। बट यहाँ पर द मे क्वीन जो है यह इनका वर्क नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। यह जो है किसका है? तो आप कहेंगे टेनिसन साहब का है, ठीक है, टेनिसन साहब का है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है। चलिए यहाँ पर अपना आज की डेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 45 नंबर, आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रुथ फ्रॉम। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है रॉबर्ट बर्न्स करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर रॉबर्ट बर्न वाज बोर्न ऑन 1759 इन अलोवे स्कॉटलैंड। बर्न्स पोएट्री रिबरबेट्स विथ द रिमोटनेस ऑफ रूरल स्कॉटलैंड, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।